नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे दोस्त बने दुश्मन, और इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 16 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। दूसरी ओर राजा धर्मवीर ने सेनापति को बुलाकर आदेश दिया, सेनापति जी, हमारा आदेश है कि सुबोध नगर राज्य का कोई भी निवासी हमारे राज्य में प्रवेश ना करने पाए। यदि वहां का कोई भी आदमी हमारे राज्य में प्रवेश करने की कोशिश करे तो उसे तुरंत ही मौत के घाट उतार दिया जाए। जो आज्ञा महाराज। इस प्रकार धीरे धीरे पूरे 14 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन रानी कनक देवल राज्य के राजा देवल सिंह की पुत्री चंद्रिका का रिश्ता आया है। तुम्हारी इस बात में क्या राय है? महाराज, करमवीर अब युवा हो ही गया है। राजकुमारी चंद्रिका युवराज करमवीर के लिए ठीक ही रहेगी। तब राजा धर्मवीर ने अपनी स्वीकृति देवल राजा के पास भिजवा दी। शुभ मुहूर्त में राजकुमारी चंद्रिका और युवराज करमवीर का विवाह हो गया। युवराज करमवीर और राजकुमारी चंद्रिका आनंद से रहने लगे। दूसरी ओर राजकुमारी स्वर्णा भी युवा हो गई थी। एक दिन रानी हीरामती ने राजा रूपवर्मा से कहा, महाराज, राजकुमारी स्वर्णा युवा हो गई है। क्या आपको उसका तनिक भी ध्यान नहीं है? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है रानी? राजकुमारी स्वर्णा अब पूर्णतः युवा हो गई है। क्या उसे उसकी ससुराल नहीं भेजना है? ओह, तो तुम्हारे कहने का ये मतलब है। रानी हीरामती, राजा धर्मवीर से संबंध विच्छेद हुए पूरे 14 वर्ष बीत गए हैं। अभी 1 वर्ष तक और हम उनसे नहीं मिल सकते। 1 वर्ष बाद ही हम इस बारे में उनसे बात करेंगे। 1 वर्ष पश्चात 1 वर्ष भी बीत गया। अब हमें राजा धर्मवीर के पास चलना चाहिए। तभी उनके दिमाग में एक विचार आया, स्वयं जाने से पहले मुझे अपने दूत को राजा धर्मवीर के पास भेजना चाहिए। रूपवर्मा ने तुरंत ही एक दूत को किंजलपुर भेजा। जैसे दूत किंजलपुर की सीमा में घुसा, कौन हो? किस राज्य के हो? मैं राजा रूपवर्मा का दूत हूँ और राजा धर्मवीर के पास जाना चाहता हूँ। तुम राजा रूपवर्मा के दूत हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी राज्य में घुसने की? इसे जीवित ना छोड़ो, महाराज का ऐसा ही आदेश है। अगले ही पल दूत भूमि पर गिरकर तड़पने लगा। कुछ ही देर में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। कई दिन तक प्रतीक्षा करने के बाद भी जब दूत वापस नहीं लौटा तो लगता है हमारे दूत को किंजलपुर में मौत के घाट उतार दिया गया है। अभी वो सोच ही रहा था कि महाराज, दूर देश से आया घोड़े का व्यापारी हसमत खां आपसे मिलना चाहता है। कुछ देर बाद ही घोड़े का व्यापारी हसमत खां उसके सामने हाजिर था। हसमत खां, कहो, कौन कौन से राज्यों का दौरा करके आ रहे हो? महाराज, जमालपुर, हरदुलपुर, किंजलपुर के राजाओं को अपने अपने घोड़े बेचकर सीधा आपके पास ही चला आ रहा हूँ। तुम किंजलपुर भी होकर आए हो? हाँ महाराज, राजा धर्मवीर तो हमारे घोड़े के अस्थायी ग्राहक हैं। ये सुनकर हसमत खां राजा धर्मवीर के पास होकर आया है। इससे वहां का हालचाल मालूम करना चाहिए, करमवीर के बारे में पूछताछ करनी चाहिए। रूपवर्मा ने हसमत खां से कहा, हसमत खां, राजा धर्मवीर कैसे हैं? युवराज करमवीर कैसे हैं? क्या उन लोगों के बारे में तुम हमें कुछ बताओगे? क्यों नहीं महाराज, राजा धर्मवीर कुशलतापूर्वक राजकाज संभाल रहे हैं। युवराज करमवीर भी अपनी पत्नी के साथ आनंद पूर्वक हैं। क्या कहा? युवराज करमवीर अपनी पत्नी के साथ आनंद पूर्वक हैं, लेकिन उनका तो हमारी पुत्री के साथ विवाह हुआ है। स्वर्णा तो यहाँ पर है, फिर किंजलपुर में उनकी पत्नी कहाँ से आई? मैं सच कह रहा हूँ महाराज, युवराज करमवीर का विवाह देवल राज्य के राजकुमारी चंद्रिका के साथ 1 वर्ष पहले ही हुआ है। ये सुनकर जैसे रूपवर्मा आकाश से नीचे गिरा। उसकी अवस्था देखकर, क्या हुआ महाराज? कुछ नहीं हसमत खां, हमारी तबीयत कुछ खराब सी हो गई है। हम तुमसे फिर बात करेंगे, इस समय तुम जाओ। सुनकर हसमत खां वहां से चला गया। उसके जाने के पश्चात अब हमें देर नहीं करनी चाहिए और भेष बदलकर स्वयं राजा धर्मवीर के पास जाना चाहिए। दूसरी ओर राजकुमारी स्वर्णा भी दुखी रहती थी। क्या मेरे पति का मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं है? क्या बचपन की शादी को युवराज करमवीर बिल्कुल ही भूल गए हैं? ये सोच सोचकर वो उदास हो उठती थी।
और जब कोई बस नहीं चलता था तो रोने लगती थी। उस समय भी वो बैठी हुई रो रही थी जब रूपवर्मा ने उसके कक्ष में प्रवेश किया। ये क्या बेटी, तुम रो रही हो? तुम्हारे रोने का कारण? पिताजी महाराज, स्वर्णा ने सिसकते हुए नजरें नीचे कर ली। तब रूपवर्मा ने उससे कहा, बेटी मैं तुम्हारे दुख को समझता हूँ, पर अब चिंता मत करो। मैं आज ही युवराज करमवीर से मिलने किंजलपुर जा रहा हूँ। अब जल्द ही युवराज करमवीर तुम्हें यहाँ से विदा कराकर ले जाएगा। पिता की बात सुनकर राजकुमारी स्वर्णा के चेहरे पर लाज की लाली दौड़ गई। तब राजा रूपवर्मा ने अपनी रानी के पास पहुंचे। रानी हीरामती, मैं आज ही किंजलपुर जा रहा हूँ। सब ठीक तो है ना महाराज? सब कहाँ ठीक है रानी। सुना है युवराज करमवीर ने देवल राज्य की राजकुमारी चंद्रिका से विवाह कर लिया है। क्या? अब हमारी बेटी स्वर्णा का क्या होगा महाराज? उसी संबंध में तो राजा धर्मवीर से वार्तालाप करने के लिए मैं किंजलपुर जा रहा हूँ। तो जाइए महाराज, इस कार्य में अब और विलंब ना कीजिए। तब राजा रूपवर्मा ने बंजारे का रूप धारण किया और हाथ में सारंगी लेकर किंजलपुर की ओर चल पड़ा। भगवान, मेरे स्वामी की रक्षा करना। किंजलपुर के राजा धर्मवीर हमसे रुष्ट हैं। पता नहीं वे महाराज रूपवर्मा के साथ कैसा सलूक करेंगे। कई दिन का सफर तय करने के पश्चात जब राजा रूपवर्मा ने किंजलपुर की सीमा में प्रवेश किया, कहाँ से आ रहे हो? कहाँ जाना है? कहाँ के रहने वाले हो? इनको सच बात नहीं बतानी है, वरना राजा धर्मवीर के पास पहुंचने से पहले ही ये लोग मेरा काम तमाम कर देंगे। ये सोचकर रूपवर्मा ने हाथ जोड़कर सैनिकों से कहा, भाइयों, हम तो बंजारे हैं, हमारा भला क्या ठौर ठिकाना है। बहुत दूर से आ रहे हैं, घूम फिर कर गाना बजाकर पेट पालते हैं। हमने राजा धर्मवीर की बहुत तारीफ सुनी है, उनसे ही मिलने जा रहे हैं। ऐसी बात है तो हमें भी सारंगी बजाकर सुनाओ, हम तभी तुम्हें आगे बढ़ने देंगे। जो हुक्म अंदाता। तब रूपवर्मा ने सारंगी बजानी शुरू कर दी। वाह, तुम तो वास्तव में बहुत अच्छी सारंगी बजाते हो। रूपवर्मा बहुत देर तक सारंगी बजाता रहा। तत्पश्चात, जाओ अब तुम दरबार में जा सकते हो। धन्यवाद। सैनिकों से जान छुड़ाकर रूपवर्मा आगे बढ़ गया। वो सीधा राजा धर्मवीर के दरबार में पहुंचा। कौन हो तुम? महाराज, मैं सुबोध नगर का निवासी हूँ। राजा रूपवर्मा ने मुझे कुछ प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए आपके पास भेजा है। ये सुनते ही, क्या कहा? तुम सुबोध नगर के रहने वाले हो? तुम्हें हमारे सैनिकों ने जीवित कैसे छोड़ दिया? महाराज, मैं आपके सैनिकों से झूठ बोल कर आया हूँ। यदि उनको सच बताओ तो वो मुझे जीवित नहीं छोड़ते, लेकिन अब तुम्हें मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा, कहकर धर्मवीर सिंहासन से उठा और तलवार खींचकर रूपवर्मा की ओर बढ़ा। ये देखकर प्रधानमंत्री ने धर्मवीर से कहा, रुकिए महाराज, रुकिए, दरबार में रक्तपात ना कीजिए। प्रधानमंत्री की बात सुनकर धर्मवीर ठिठक गया और उसकी ओर देखने लगा। महाराज, ये ठीक है कि इस बंजारे ने हमारे राज्य में प्रवेश करने का दुस्साहस का परिचय दिया है, लेकिन अब जब ये दरबार में आ ही गया है तो इसकी बात सुनने में क्या हर्ज है। कृपया इसकी बात तो सुन लीजिए। तुम ठीक कह रहे हो प्रधानमंत्री, कहकर धर्मवीर वापस सिंहासन की ओर लौट गया। सिंहासन पर बैठने के पश्चात, कहो बंजारे, तुम क्या कहना चाहते हो? महाराज, हमारे महाराज ने आपकी सेवा में कुछ वस्तुएं भिजवाई हैं और उनका उत्तर मंगवाया है, कहकर रूपवर्मा ने अपने झोले में से चांदी का एक थाल निकाला। उसमें एक लोहे की मजबूत जंजीर, रस्सी के 2 टुकड़े और 2 फूल की मालाएं रखी। एक माला चमेली के फूलों की थी और दूसरी माला गुलाब के फूलों की थी। तत्पश्चात, महाराज, थाल में रखी हुई वस्तुओं का जवाब राजा रूपवर्मा ने मंगाया है। हमें तो थाल में रखी हुई वस्तुओं का कोई भी मतलब समझ में नहीं आया, तब भला इस दूत को क्या जवाब दे। ये सोचकर उसने रूपवर्मा से कहा, बंजारे, हम तुम्हारे राजा द्वारा भेजी हुई वस्तुओं के सांकेतिक प्रश्नों को सही उत्तर कल देंगे। तब तक तुम्हारे ठहरने की व्यवस्था अतिथिशाला में हो जाएगी। जो आज्ञा महाराज। रूपवर्मा के ठहरने की व्यवस्था अतिथिशाला में कर दी गई। देखते हैं राजा धर्मवीर कल हमारे प्रश्नों का क्या जवाब देते हैं। दूसरी ओर दरबार समाप्त हो जाने के पश्चात राजा धर्मवीर ने विद्वानों को अपने निजी कक्ष में बुलाया। क्या आप में से कोई भी इस थाल में रखी वस्तुओं का अर्थ बता सकता है?
राजा की बात सुनकर सब विद्वान एक दूसरे का मुंह देखने लगे। ये देखकर हमें खेद है, हमारे राज्य में एक भी ऐसे विद्वान नहीं है जो इन वस्तुओं का अर्थ बता सके, कहकर धर्मवीर कक्ष से निकल गया। वो चिंतित सा अपने राजमहल में पहुंचा। क्या बात है महाराज, आप कुछ परेशान से हैं? रानी, आज राजा रूप वर्मा ने अपना दूत हमारे पास भेजा है। उसने हमसे कुछ विचित्र प्रश्न पूछे हैं। उसके प्रश्नों के उत्तर हमें नहीं सूझ रहे हैं। इसी बात से हम परेशान हैं कि कल दूत को क्या जवाब देंगे, कहकर धर्मवीर ने रानी कनक को सारी बातें बताई। रानी कनक भी सोच में पड़ गई। तभी युवराज करमवीर ने कक्ष में प्रवेश किया। माता पिता को उदास बैठा देख वो चौंका। क्या बात है, आप दोनों इस प्रकार गुमसुम से क्यों बैठे हुए हैं? बेटा, बात ही कुछ ऐसी है। तब करमवीर के कहने पर धर्मवीर ने थाल में रखे हुए वस्तुओं के बारे में उसे बताया। तत्पश्चात, बेटा, यदि थाल में रखी वस्तुओं का सही मतलब समझकर कल यदि दरबार में उत्तर नहीं दिया गया तो सुबोध नगर के सामने किंजलपुर राज्य की बड़ी बड़ी हेटी होगी, साथ ही दरबार में हमारा अपमान भी होगा। सुनकर करमवीर सोच में पड़ गया। तत्पश्चात, पिताजी महाराज, आप फिक्र ना कीजिए, मैं थाल में रखी हुई वस्तुओं का मतलब समझ गया हूँ। कल दरबार में दूत को मैं उनके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। तुमने क्या उत्तर सोचा है? पिताजी महाराज, मुझ पर विश्वास कीजिए। बस अब दरबार में ये घोषणा कर दीजिएगा कि दूत के प्रश्नों का उत्तर करमवीर देना चाहता है। अच्छा बेटा, मैं दरबार में घोषणा करवा दूंगा। दूसरे दिन दरबार लगा तो बंजारे बने रूप वर्मा ने धर्मवीर से कहा, महाराज, थाल में रखी वस्तुओं का उत्तर क्या सोचा है आपने? बंजारे, इन वस्तुओं के सही उत्तर युवराज करमवीर देना चाहते हैं। मुझे कोई एतराज नहीं है महाराज। तब करमवीर अपने स्थान पर से उठा और थाल के पास आया। थाल में रखी हुई लोहे की जंजीर उठाई और पास खड़े प्रधानमंत्री से कुछ कहा। प्रधानमंत्री जी, इस जंजीर की कड़ियां अलग अलग करवाकर थाल में वापस रखवा लीजिए। अच्छा युवराज। प्रधानमंत्री ने एक सैनिक को जंजीर देकर जंजीर की कड़ियां अलग अलग करने का आदेश दिया। तब करमवीर ने रस्सी के दोनों टुकड़े उठाए और उन्हें गांठ लगाकर जोड़ दिया। तत्पश्चात जुड़ी हुई रस्सी को वापस थाल में रख दिया। फिर उसने चमेली की माला के पास गुलाब की माला रख दी। तभी सैनिक जंजीर की कड़ियां अलग अलग करके ले आया। लीजिए युवराज। करमवीर ने जंजीर की कड़ियां भी थाल में रख दी। तब करमवीर ने रूप वर्मा से कहा, बंजारे, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तो तुम्हें मिल गए हैं, लेकिन मेरे एक प्रश्न का उत्तर मुझे अभी तुमसे चाहिए। पूछो युवराज। इस थाल में से सबसे पहले तुम कौन सी वस्तु उठाओगे? रूप वर्मा ने आगे बढ़कर गुलाब की माला उठा ली। ये देखकर राजा रूप वर्मा, अब बंजारे का वेश त्याग दीजिए, हम आपको पहचान गए हैं। क्या बंजारे के वेश में स्वयं राजा रूप वर्मा? करमवीर की बात सुनकर, ओह, युवराज करमवीर ने हमें पहचान लिया है। युवराज सचमुच ही बहुत बुद्धिमान है। दूसरी ओर रूप वर्मा की असलियत जानकर दरबार में एकदम सन्नाटा छा गया। राजा धर्मवीर सिंहासन से उठकर रूप वर्मा के पास आए। क्या करमवीर सच कह रहा है? हाँ राजन, मैं रूप वर्मा ही हूँ, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि युवराज करमवीर ने सारा भेद कैसे जाना। यह सुनकर करमवीर ने रूप वर्मा से कहा, राजा रूप वर्मा, मैंने आपसे पूछा था कि आप थाल में से पहले क्या उठाएंगे। यदि आप दूत होते तो स्वयं निर्णय कभी ना लेते, लेकिन आपने तुरंत बढ़कर गुलाब की माला उठा ली। इसी से मैं समझ गया कि आप राजा वर्मा के दूत ना होकर स्वयं राजा रूप वर्मा हैं। ओह, रूप वर्मा करमवीर की बुद्धिमानी देखकर दंग रह गया। तब करमवीर ने रूप वर्मा से कहा, राजा रूप वर्मा, अब मैं आपके प्रश्नों का विस्तार पूर्वक उत्तर देता हूँ। आप चाहते थे कि दोनों राज्य बैर भाव भुलाकर एकता के सूत्र में बंध जाएं। आप संकेत रूप में अपनी ये बात हम तक पहुंचाना चाहते थे। यहाँ के विचार आप स्वयं सुनना चाहते थे। इसी से बंजारे का वेश बदलकर स्वयं जान पखेर कर यहाँ आए। आपने थाल में 3 वस्तुएं रखकर यहाँ के विद्वानों को भी चुनौती दी थी। आप दोनों राज्यों को एक करना चाहते थे। लोहे के जंजीर का मतलब था, क्या युद्ध द्वारा स्वतंत्रता छीनकर एकता हो सकती है? मैंने कड़ियां अलग अलग करके ये दर्शाया कि जंजीरें को तोड़ना हमें भी आता है। सचमुच आपने सर्वथा उचित उत्तर दिया है युवराज।
मैं आपके उत्तर से संतुष्ट हूँ। थाल में रस्सियों के 2 टुकड़े रखे थे। वे हमारे और आपके राज्यों के प्रतीक थे। उन्हें आपस में गांठ लगाकर मैंने ये संदेश दिया कि हम भी एकता चाहते हैं। आप बहुत समझदार हैं युवराज। चमेली के फूलों की माला से आपने क्या अनुमान लगाया? चमेली की माला आपकी बेटी स्वर्णा का प्रतीक है। आपको ये जानना था कि क्या हम स्वर्णा को स्वीकार करेंगे। हम जानते हैं कि स्वर्णा से बचपन में ही हमारा विवाह हो चुका है। भले ही मतभेदों से हम दूर हो गए हैं, लेकिन स्वर्णा हमारी पत्नी है। इसलिए स्वर्णा को स्वीकार करने की गरज से अपने प्रतीक के रूप में मैंने गुलाब की माला चमेली के पास रख दी है। ओह युवराज, आपके इस उत्तर ने हमारी झोली में अनगिनत खुशियां डाल दी है। धर्मवीर, जो कि अब तक चुप था, उसने रूप वर्मा से कहा, राजा रूप वर्मा, अब हमें आप ये बताइए कि 15 वर्ष पहले आपने हमारे दूध को बिना जड़ी बूटी दिए खाली हाथ क्यों लौटा दिया था, और अब 15 वर्ष पश्चात आप टूटे हुए रिश्ते को पुनः क्यों जोड़ने आए हैं। राजा धर्मवीर, आज मैं विस्तार पूर्वक आपको सब कुछ बताऊंगा। सारी बात जानकर मुझे आशा है कि आपका क्रोध दूर हो जाएगा। रूप वर्मा ने धर्मवीर को आगे क्या बताया? क्या रूप वर्मा और धर्मवीर की शत्रुता मित्रता में बदल सकी? क्या अब स्वर्णा वधु बनकर किंजलपुर आ सकी? क्या राजकुमारी चंद्रिका ने स्वर्णा और करमवीर के संबंध को स्वीकार किया? इन सब प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आगामी सेट में प्रकाशित कर्मवीर और उड़ने वाला घोड़ा पढ़ना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे इसके अगले कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय।